नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीकली नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 18 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा के क्षेत्र में देश के शीर्ष सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में किया गया है। G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुई है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को निर्धारित है, जिसमें 20 देशों के प्रमुख भाग लेंगे। G20 का थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। G20 जो 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, 2023 में भारत ने G20 को होस्ट किया है और आने वाले 2024 में G20 को ब्राजील होस्ट करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन पुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेतना मारू। भारतीय मूल लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। चेतना मारू का यह उपन्यास ब्रिटिश गुजराती समुदाय पर प्रकाश डालता है और गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है, जो अपने परिवार के साथ अपने संबंधों की पड़ताल करती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में या किस यूटी में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के इंडिया गेट से अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया है। सरकार ग्रीन फ्यूल की नई पीढ़ी लाने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि से संबंधित व्यक्ति थे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने पद्म अवार्ड के तर्ज पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक नया सेट तैयार किया है, जिससे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का नाम दिया गया है। ये अवार्ड वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांति निकेतन को शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भारत का एक और ऐतिहासिक स्थल शामिल हो गया है। शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है और शांति निकेतन कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी। इसकी स्थापना 1901 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में 1921 में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली थी। शांति निकेतन भारत में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है और विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 35वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होने वाला होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में है। कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि 41वां विश्व धरोहर था भारत का। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को में विश्व धरोहर की संख्या बढ़कर 42 हो गई है और ये जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है ना, ये 42वें क्रम का विश्व धरोहर है भारत का।
होयसल मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल मंदिर 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। होयसल मंदिर को हेले बीडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है। इसमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जैन धर्म के चित्र भी हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया है। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार 17 सितंबर को तिरंगा फहराया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण किया है। दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के बाद ही सरकारी इमारत का दर्जा मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था और इस संसद के वास्तुकार जो है ना, वो विमल पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का उद्घाटन 17 सितंबर को किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। इसे तैयार करने में लगभग 5,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हाल ही में आयोजित G20 समिट के लिए जिस भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया था, यशोभूमि उससे भी काफी बड़ा है। इसमें भारत की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है और पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर होगा। अगला प्रश्न है, 19वां एशियाई खेलों का आयोजन कहां हो रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन में हो रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको चीन में कहां हो रहा है, होंगशाओ में हो रहा है। तो आपको कभी कभी देश का नाम न देकर उस सिटी का नाम भी पूछ सकता है। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के होंगशाओ में किया जा रहा है। एशियाई खेल प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी एवं कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को ध्वजवाहक बनाया गया है। एशियाई खेल का ऑर्गेनाइजर कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA है, जिसका प्रारंभ 1951 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 19वां एशियन गेम्स है ना, ये वर्ष 2022 का गेम है, जिसे वर्ष 2023 में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये वर्ष 2022 का गेम है, बट ड्यू टू सम रीजन ये आयोजित नहीं हो पाया था 2022 में। इसको अभी वर्तमान में 2023 में आयोजित किया जा रहा है। एशियाई खेल 2022 इसके जो है ना 3 शुभंकर है। ये शुभंकर जो है वो रोबोट हैं, जिनका नाम चेन, कांगकाना और लियान लियन है। ये शुभंकर मेजबान शहर की जीवंत संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों शुभंकरों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। और एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए देश में एंट्री पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत ने चाइना में जो है स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल में। ठीक है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर कर रही थी। भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर यह मैच जीता है। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार किस देश के द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचों का आयोजन के लिए यूएसए की 3 शहरों डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क को चुना गया है। टूर्नामेंट का सह मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम 100 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंफोसिस। इंफोसिस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, जो कि 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है।
NR नारायण मूर्ति सहित 4 इंजीनियरों द्वारा 1981 में स्थापित इंफोसिस राजस्व के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट शीर्ष 3 पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटा, जो कि राजस्थान में है, और सांची, जो क्या है, भारत की पहली सोलर सिटी है। ठीक है, राजस्थान का कोटा शहर विश्व का दूसरा और भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया है। विश्व का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा है? थिम्पू है। थिम्पू कौन से? भूटान की राजधानी है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी का उद्देश्य जो है ना, बिना रुकावट व दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओंकारेश्वर में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर के मंगाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 3 धातुओं से निर्मित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस या एकात्मकता का प्रतीक का नाम दिया गया है। अब केवड़िया में जो है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या समता का प्रतीक की स्टैचू है, जिसमें वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है। और बेंगलोर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की प्रतिमा भी बोलते हैं इसको, जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्टेडियम की आधारशिला रखी है। काशी नगरी में बनने वाला यह स्टेडियम भगवान शिव और उनसे जुड़ी चीजों की थीम पर आधारित होगा, जैसे कि ये जो यहाँ की जो फ्लड लाइट लगेंगी ना, ये जो है त्रिशूल के आकार पे होगी, और इस स्टेडियम के फ्रंट में एक डमरू के आकार का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो भगवान शिव की थीम पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प से जुड़े शिल्पकार और कारीगरों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को सही बाजार में पहुंचा सके। विश्वकर्मा योजना में पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कितने पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है? 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 5% ब्याज की दर पर भी 3 लाख रुपए तक का लोन 2 किस्तों में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी 2024 के भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। इससे पहले 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे। अगला प्रश्न है, किस सुपरस्टार को बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजनीकांत को दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को आगामी क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत ने जीता है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर जीत लिया है। टूर्नामेंट के 16वें संस्करण का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में किया गया था। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और नेपाल की टीमों ने भाग लिया था। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप का टाइटल जीता है, और जो भी वर्तमान में जीता है वो 8वां एशिया कप का टाइटल था। ठीक है, वहीं श्रीलंका की टीम ने 6 बार यह खिताब जीत चुका है, और पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40वां है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 52वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यहाँ पे ना 2023 छूट गया, ठीक है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 सर्वे में भारत ने 7 पायदान की छलांग लगाई है। पिछले साल भारत की रैंक 59वीं थी और इस वर्ष भारत 52वें रैंक पर आ गया है। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण में 5 कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है। इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग की जाती है। देश में इंटरनेट की गुणवत्ता के सुधार के आधार पर भारत की रैंक में सुधार हुआ है। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत 121 देशों में 16वें और ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 91वें स्थान पर है। और वहीं जो है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत जो है 126वें स्थान पर है और पीस इंडेक्स 2023 में भी भारत 126वें स्थान पर है। वहीं जेंडर इंडेक्स में 2023 में भारत 127वें स्थान पर है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पर है। ये सारे डाटा 2023 के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहां हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई है। आपको देश का नाम और सिटी का नाम देने का मतलब यह था कि आपको कभी कभी देश के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या आपको सिटी के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर चर्चा की है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएस के एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग और जापान के योको कामिकावा शामिल थे। अगला प्रश्न है, देश का पहला यॉक मिल्क पार्लर किस राज्य में खुला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में खुला है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने प्रोटीन से भरपूर उत्पाद पेश करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के न्यूक मांडुंग गांव में पहला यॉक मिल्क पार्लर स्थापित किया है। मिल्क पार्लर का नाम न्यूक मांडुंग डेयरी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 40 शहरों में किस माह को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अक्टूबर महीने को घोषित किया गया है। पहली बार अमेरिका के आधे यानी 25 राज्यों के 40 शहरों में अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया गया है। अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा और दुर्गा पूजा का आयोजन अमेरिका के संबंधित राज्यों की सरकारों की ओर से होगा। अगला प्रश्न है, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में नमो महिला सशक्तिकरण मिशन शामिल है, जिसका लक्ष्य 73 लाख महिलाओं को एक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही नमो निर्माण श्रमिक कल्याण मिशन के तहत जो 73,000 श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन जाने से पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपना आखिरी भाषण दिया है। इस अवसर पर उन्होंने पुराने संसद भवन के संविधान सदन नाम सुझाया है। पुराना संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। गौरतलब है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स से शुरू हो रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और सिंगापुर के मध्य हो रहा है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 30वें संस्करण सिंगापुर में आयोजित होगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यह अभ्यास वर्ष 1994 से आयोजित किया जा रहा है और सिम्बेक्स 2023 को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच
युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका और भारत के मध्य किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहां प्रारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है, जिसमें 11 देश शामिल है। और आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। और जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतिम पंघाल ने जीता है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ अंतिम पंघाल ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि से विश्व चैंपियनशिप में भारत के कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपूर्व चंद्रा ने किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में भारत की G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता पर आधारित है। इस पुस्तक में 3 भाग हैं। पहला भाग नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। गौरतलब है कि अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में 2024 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रसार भारती के साथ समझौता किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन शामिल है। प्रसार भारती के साथ हुए समझौते ज्ञापन के मुताबिक जल्द ही DD न्यूज और DD इंटरनेशनल चैनलों में एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने TR पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए महा उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिदेशक DIG नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रवीणा अंजना को चुना गया है। उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। 23 वर्षीय अंजना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिस इंडिया 2023 जो है ना वो नंदिनी गुप्ता है, और मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया ये दोनों अलग अलग कंपटीशन है। ठीक है, तो मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो है ना वो प्रवीणा अंजना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नजमा अख्तर को सम्मानित किया गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर को उनके शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। नजमा अख्तर के नेतृत्व में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने लगातार 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय की श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 रैंकिंग में 3रा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजनीश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण समारोह में प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों से 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक
अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एयर इंडिया ने शुरू किया है। एयर इंडिया ने अभिनंदन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत एयरलाइन ने 16 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों को तैनात किया है। वह यात्रियों की चिंता को पहले से समझ सके और हवाई अड्डे के विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर सहायता उपलब्ध करा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर औपचारिक रूप से शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फरवरी 2016 में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के मुठभेड़ के दौरान कैप्टन तुषार महाजन शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स से हैं। भारत की पहली कैनेबिस मेडिसिन परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। भद्रवाह राजमा जो है ना जम्मू कश्मीर का, इसको जीआई टैग मिला है। और कश्मीर की जो चिनाब नदी है उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। कश्मीर में ही स्टैचू ऑफ पीस भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है ना, ये जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया है। दोस्तों सेम यहां पे भी है, देश और सिटी के नाम इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको इस प्रश्न को या तो सिर्फ सिटी के नाम से भी पूछा जा सकता है या देश के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है उनका 78वां सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? इसका यहाँ पे स्पाइस से मसाला से संबंधित है, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत को दुनिया का स्पाइस बाउल कहा जाता है क्योंकि भारत उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधि मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की जो पारंपरिक मिठाई है इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया है। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है और इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज बने हैं। और अभी वर्तमान में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 को जो होस्ट करेगा वो है इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडिडास के द्वारा लॉन्च की गई है। एडिडास द्वारा आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है। इस बार वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है और यह पहली बार है जब भारत अकेले वनडे विश्व कप करने जा रहा है। यह वनडे विश्व कप टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीस के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के पद पर विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 पर भारत 165 देशों में कितने स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 87वें स्थान पर है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार सिंगापुर दुनिया की सर्वमुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नजर रख रहा है, हांगकांग को पहली बार दूसरे स्थान पर रखा है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत 165 देशों में 86वें स्थान से फिसलकर 87वें स्थान पर आ गया है और सूचकांक में वेनेजुएला ने सबसे निचले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पीएम किसान एआई चैटबॉट, इसी को किसान ई मित्र है बोला जाता है, को किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही शिकायतों को हल करने में मदद करेगा। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।